everyone, welcome to my channel Creative Learning. This is Parul Goel, and in this video I will discuss part 2 of the chapter Nationalism in India of class 10th history. Let us begin. In this lecture we will discuss First World War, Khilafat movement and the non-cooperation movement. First World War. World War I broke out in 1914 and at that time India was a colony of British rule. Now let us study the impacts of First World War on India. First World War led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा था. अगर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग बिकॉज इंडिया ने नहीं करा लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, यानी ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट करा था. अब वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा. ब्रिटेन को लड़ाई लड़नी थी लेकिन वो इतने सारे पैसा का जो खर्चा था वो सारा वो इंडिया से लेता था. सो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसकी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया था. डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हमें वेपन्स खरीदने होते हैं, जो गन्स खरीदनी होती हैं, जो बुलेट्स खरीदनी होती हैं, यानी कि एक लड़ाई लड़ने के लिए वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी टू फाइट दी वॉर. इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने क्या करा? इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे. भाई वॉर लड़ रहा है ब्रिटेन, लेकिन उसने अपना पैसा सारा कहाँ से लेना शुरू कर दिया? इंडिया से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम पे ब्रिटेन के अंडर था. नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटीज वर रेज. कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब हम अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं तो हमें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. तो उस टाइम पर जो इंडिया था उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया था, यानी कि अगर किसी को भी अपना सामान इंपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट कराना है, तो उस टाइम पे उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था. नेक्स्ट, through the war years prices increased, doubling between 1913 and 1918, which led to extreme hardship for the common people. अब जब तक ये वॉर का टाइम चला, यानी कि 1914 में हमारी लड़ाई हुई थी, तो ये जो 4-5 साल थे हमारी लड़ाई वाले, इस टाइम पर मतलब हमारी लड़ाई वाले नहीं, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ये लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा था. तो ब्रिटेन ने क्या करा? अपना पैसा लेने के लिए उसने इंडिया की जो कॉमन चीजें होती हैं, लाइक ब्रेड है, बटर है, घी है, तेल है, इन सभी चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे. अब इतना ज्यादा एक तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, ऊपर से उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज के प्राइसेस भी बढ़ा दिए थे, तो लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. फोर्थ पॉइंट इज विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. अब ये लोग क्या करते थे? ये लोग विलेजेस में जाते थे और उनको फोर्सफुली कहते थे कि आपके जितने भी मेन हैं, जितने भी लड़के हैं, उन सभी को आपको आर्मी में भेजना होगा. अब हर कोई तो आर्मी में जाना नहीं चाहता. उन लोगों को ये फोर्सफुली कहते थे कि अब आपको अपने जितने भी घर के मेन हैं उन सभी को आर्मी में भेजना पड़ेगा. एंड आर्मी में भी वो अगर कोई जाना चाहे भी तो अपने देश के लिए जाना चाहेगा, बट उनको उस टाइम पर ब्रिटेन के लिए लड़ना पड़ता था, यानी इंडिया के लोगों को ब्रिटेन के लिए लड़ना पड़ता था. अगर ब्रिटेन जीत जाएगा तो उसकी पावर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो कोई भी इंडिया का ऐसा इंसान नहीं था जो चाहे कि मैं अपने मतलब अपने घर के लोगों को वो वॉर में लड़ने के लिए भेजे, उनकी जान की कुर्बानी भी दे, और जीतेगा कौन? ब्रिटेन जीतेगा. तो ये जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर हमारा वैसे भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 5 मार्क्स में आएगा. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी थी, यानी कि फोर्सफुली लोगों को मतलब मेन को उसमें भेजना, वॉर के लिए भेजना, लड़ने के लिए भेजना, आर्मी में भेजना. नाउ दिस लेड वाइड स्प्रेड एंगर. इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा आने लग गया था कि भाई फोर्सफुली आप हर चीज करवा रहे हो, और अगर ब्रिटेन जीत जाता उस टाइम पे तो उनकी तो पावर और ज्यादा बढ़ जाती. तो इस वजह से इंडिया को उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जितने भी लोग बाग थे. Next is then in 1918 to 19 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India. हो सकता है उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी ना हुई हो या बारिश ना हुई हो, इन सभी रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी फूड की. एक तो इन्होंने वैसे ही इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी थी, जो इनकी बेसिक चीजों के प्राइसेस हैं, ब्रेड है, बटर है, उन सब के प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिए थे. ऊपर से यहाँ पे इनके क्रॉप्स भी फेल होने शुरू हो गए, तो लोगों को बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी. और इन सभी चीजों के ऊपर एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था. एपिडेमिक यानी कि महामारी, जैसे कि इस टाइम पे कोविड चल रहा है. एट दैट टाइम इन 1920 to 21 एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, यानी कि बहुत सारे लोग मर गए थे. दे डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस. फेमाइंस मीन्स एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड. एंड द एपिडेमिक कौन सा था? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. People hoped that their hardships would end after the war was over. लोगों को ऐसा लगता था कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी सफरिंग्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी जब वॉर खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ.
इस टाइम पर एक नए लीडर अपेयर हुए, यानी कि जब इंडिया इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, इतना ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ रहा था, कस्टम ड्यूटीज रेस कर दी थी, बेसिक चीजों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो गया था। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर 3 मार्क्स में, नहीं तो 5 मार्क्स के अंदर। और ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट से लेकर के 5th पॉइंट तक, ये पांचों 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर एक नए लीडर अपेयर हुए एंड दैट वाज गांधी जी। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरीके से, उन्होंने अपनी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिससे कि उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई। सो फर्स्ट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1914 में वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वॉर होने के अगले 1 साल बाद जब गांधी जी इंडिया में आए, कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से आए। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? 1915 जनवरी में। ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट करी थी अगेंस्ट द रेसिस्ट रिगाइम। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, यानी कि जब व्हाइट्स लोग ब्लैक्स के ऊपर डोमिनिज्म करते हैं। नेक्स्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह के ऊपर हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि 2 हिंदी के वर्ड से मिलकर बना है, सत्य एंड ग्रह। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी कि जब हम सच के लिए लड़ रहे होते हैं, द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, जो भी कोई लड़ाई है हमारी सच के लिए है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, अगर आपकी स्ट्रगल इनजस्टिस के लिए है, इनजस्टिस यानी अन्याय के लिए है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर वेपन्स का यूज करो, गन्स का यूज करो, कुछ ऐसे हथियारों का यूज करो लड़ने के लिए, मारधार करो, इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो तो यू कैन फाइट विद पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट बीइंग एग्रेसिव। अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल। अब गांधी जी का ये मानना था कि बिना वायलेंस करे आप अपनी लड़ाई जीत सकते हो थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के पथ पर चलकर। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। अब गांधी जी ये मानते थे कि अगर कोई सत्य से लड़ रहा है तो वो कैसे लड़ सकता है? बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। कंसाइंस मीन्स उसकी अंतरात्मा, यानी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली उसको कि वो गलत कर रहा है इन सब चीजों के लिए बोलना, बट विदाउट एनी यूज ऑफ वेपन्स, अहिंसा के पथ पर हम किसी चीज को किसी को समझाना। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। अब गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये जो धर्मा है, यानी कि ये जो रास्ता है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, दिस थिंग कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। दिस कुड यूनाइट यानी सभी को ये एक करके रख देगी, सत्याग्रह की मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट करी थी। ये सत्याग्रह मूवमेंट का क्वेश्चन हमारे मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने 3 जगह पे अपनी सत्याग्रह मूवमेंट करी थी। नंबर 1 वाज चंपारण। 1917 के अंदर गांधी जी चंपारण गए, जो कि बिहार में है। चंपारण में क्या हुआ था? अगेंस्ट दी ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण के अंदर बहुत ज्यादा प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ उन्होंने वहां पे जाके सत्याग्रह मूवमेंट करी। प्लांटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जो चंपारण के जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करना पड़ रहा था। इंडिगो से हम समझते हैं कि जो एक ब्लू कलर की चीज आती है, लाइक नील, जिसको हम हिंदी में नील बोलते हैं, डाई। तो उनको जो फार्मर्स थे उस टाइम पे बिहार के, उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करवाते थे। और वो लोग इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इंडिगो ग्रो करने से जो उनकी खेत होता है उसकी फर्टिलिटी सारी डिक्रीज हो जाती है। अगर उन्होंने एक बार अपने लैंड पे इंडिगो ग्रो कर दिया तो वो किसी और क्रॉप को वहां पे ग्रो नहीं करा पाते थे। एंड सेकेंडली, अगर वो इस चीज को फॉलो कर भी ले वहां के फार्मर्स की, नहीं भाई कोई बात नहीं, अगर ब्रिटिशर्स ने हमें बोला है तो हम ग्रो कर लेंगे इंडिगो, बट जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उनको उसके पैसे भी बहुत कम देती थी। इंडिगो ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे और ब्रिटेन उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देता था उसको ग्रो करने के। एंड सेकेंड रीजन वाज कि इंडिगो ग्रो करने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो चंपारण के जो फार्मर्स थे वो क्यों रिलक्टेंट थे, व्हाई दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, है ना। तो इसके 2 मेन रीजंस है कि इंडिगो ग्रो करने से एक तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड सेकेंड रीजन वाज कि जो ब्रिटेन आर्मी जो उनको पैसा देती थी ग्रो करने के बदले, वो बहुत ही कम होते थे। अब 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात।
हमें फर्स्ट मूवमेंट इन्होंने करी चंपारण के अंदर जो कि बिहार में था। सेकंड इन्होंने करी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। अब जो पेजेंट्स थे खेड़ा के, हमने अभी अभी देखा कि खेड़ा के अंदर एपिडेमिक आया हुआ था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1920 टू 21 के टाइम पे। तो जब ये प्लेग एपिडेमिक का टाइम चल रहा था, ऊपर से हमारे क्रॉप्स भी फेल हो गए थे, तो जो पेजेंट्स थे खेड़ा के, दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। एक तो ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा टैक्स उनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बढ़ा दिया था। अब वो लोग इन फार्मर्स से कहते थे कि भाई अब तुम्हें दोबारा रेवेन्यू देना है। तो जो वहाँ के फार्मर्स थे वो ये चाहते थे कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी जो टैक्स है वो रिलैक्स हो जाए, यानी हमें जो है वो टैक्स को ना पे करना पड़े। तो सेकंड प्लेस थी खेड़ा इज इन गुजरात। थर्ड प्लेस था इनका अहमदाबाद। महात्मा गांधी जी अहमदाबाद गए 1918 में एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स दी कॉटन मिल वर्कर्स। 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन से मिल वर्कर्स थे जिनके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की मूवमेंट करी, तो दे वर दी कॉटन मिल वर्कर्स। नाउ ये जो 3 प्लेसेस हैं ये मैप के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा प्री बोर्ड का पेपर हो चाहे बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बार बार आता है। फर्स्ट इज अ प्लेस विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। हमने पढ़ा अभी अभी कि इंडिगो मींस डाई, और डाई के ऊपर जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कहाँ के फार्मर्स? चंपारण, जो कि बिहार में। सेकंड इज पेजेंट सत्याग्रह, इन्होंने कहाँ पे करा था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्यों करा था? क्योंकि वहाँ के जो पेजेंट्स थे उनकी ये डिमांड थी कि जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है वो टैक्स ना पे करना पड़े। थर्ड इन्होंने करा था इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद, दैट इज ऑल्सो इन गुजरात। हमें इन तीनों प्लेसेस को मैप पे लोकेट करना आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है, मैंने यहाँ पे मैप भी शो करा हुआ है, और अहमदाबाद और खेड़ा हमारा गुजरात के अंदर है। सो वी शुड नो कि हमें कहाँ पे मैप में इसको लोकेट करना होता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द रॉलेट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. Emboldened with this success, ये सारी लाइंस हमारी एनसीईआरटी की हैं। Emboldened means जब गांधी जी को ये लगा कि उनकी जो सत्याग्रह मूवमेंट थी, पहली मूवमेंट थी चंपारण की, सेकंड थी हमारी खेड़ा की मूवमेंट, एंड थर्ड वाज अहमदाबाद की जो मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थी। चाहे मानते हैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, बट लेकिन उसने अपनी सक्सेस ली थी उस मूवमेंट ने। तो जो गांधी जी थे उनको अपनी इन मूवमेंट से कहीं ना कहीं हौसला उनका बढ़ा। तो गांधी जी ने 1919 के अंदर डिसाइड करा कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे। नेशन वाइड मतलब थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर वो सत्याग्रह मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है ये रॉलेट एक्ट। अब हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट आखिर था क्या। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council. ये जो एक्ट था, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था, ये हरिडली पास करा गया था, यानी जल्दबाजी में पास करा गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमें पता है इंडिया के अंदर क्या सिस्टम होता है, लेजिस्लेचर होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉज को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी कीप्स अ चेक कि जो सिस्टम चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश की जो काउंसिल होती थी, हम उसको क्या बोलते थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक एक्ट पास करा गया था, किसने पास करा था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा था। उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, और जल्दबाजी में पास करा गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसके ऊपर कुछ खास सोचा समझा उसके बाद में उसको पास करा। दे पास दिस एक्ट इन अ हरिड मैनर डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। दैट मीन्स कि इंडिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा अपोज करा था कि नहीं इस एक्ट को मत पास करो, बट स्टिल जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इस एक्ट को पास करा। आखिर ये एक्ट ऐसा क्या एक्ट था जिसकी वजह से इंडिया मतलब नहीं चाहता था कि एक्ट पास हो? और इस एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट। दैट एक्ट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. ये जो रॉलेट एक्ट था ना हमारा, ये गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर दे देता था कि तुम हर तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकते हो, यानी कि रोक सकते हो। पॉलिटिकल एक्टिविटी से हम समझते हैं कि जो इंडिया ने जो सत्याग्रह की मूवमेंट करी, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी उस टाइम पर, ये पूरी नेशनलिज्म की फीलिंग को इनके पास खत्म करने का एक अच्छा तरीका था। पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी अब कोई भी इंडिया का बंदा या कोई भी इंडिया का ऐसा इंसान जो कि अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग, अपनी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं निकाल सकता था अंडर द रॉलेट एक्ट।
दैट मीन्स कि कोई भी 3-4 लोग मिलकर के अपने नेशनलिज्म, अपने इंडिया के बारे में डिस्कस करना या कोई नई मूवमेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज अमृतसर है, वहाँ पे 2-3 लोग मिलकर के इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोई नेशनलिज्म की कोई मूवमेंट कर रहे हैं, अपना कोई नारा लगा रहे हैं, तो उन 2-3 लोगों को पकड़ करके ये लोग जेल में डाल देंगे, एंड दैट टू फॉर 2 years। हमारे यहाँ एक रूल होता था उस टाइम पर कि 24 आवर्स के अंदर जो भी कोई प्रिजनर है, हमें उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना होता था कि उसकी सच में ही इज इन गिल्टी और नॉट। बट इन्होंने क्या करा कि आप किसी भी बंदे को पकड़ करके जेल में डाल दो और उसको 2 साल तक आप बंद रखो, उसके फैमिली मेंबर से आप उसे मत मिलने दो, उसके जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, वो सब उनसे दूर रहेंगे, दैट टू फॉर 2 years, और उनसे कोई उनको कॉन्टैक्ट भी नहीं रखने देते थे। तो ये जो रॉलेट एक्ट था ना, इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि अभी अपनी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके की सत्याग्रह मूवमेंट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं कर सकते, और किसी को भी पकड़ के ये लोग जेल में डाल देंगे फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल्स अभी मैंने बताया कि जो 24 आवर्स के अंदर हर एक प्रिजनर को हमें कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होता है कि उसकी सच में वो जो कैदी है उसकी कोई गलती है भी या नहीं है। तो ऐसे तो किसी को भी ये लोग 2 साल तक बंद करके रख देंगे जेल के अंदर। महात्मा गांधी जी चाहते थे, ही वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। अब गांधी जी चाहते थे कि इन सभी मतलब ये जो लॉ है इसके लिए कुछ कुछ हो। नाउ ही व्हाट ही अडॉप्टेड, ही स्टार्टेड विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। अब देखते हैं कि 6 अप्रैल को क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना रूल निकाल रखा था कि जो भी कोई अपनी मूवमेंट करेगा हम उसको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। अनजस्ट लॉज, अनजस्ट लॉज से हम समझते हैं अनफेयर लॉज। ये जितना भी मैंने बोल्ड में दिया हुआ है, अगर हमारा क्वेश्चन रॉलेट एक्ट के ऊपर आता है, अगर आएगा तो 3 मार्क्स, नहीं तो 5 मार्क्स में तो वैसे ही नहीं आता, बट 3 मार्क्स में अगर ये पूछते हैं तो हमें सारा बोल्ड वाला आंसर अपने पॉइंट्स में इंक्लूड करना होगा। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। अब 6 अप्रैल, अभी अभी हमने देखा कि गांधी जी ने सोचा था कि ये जो अनफेयर लॉ आया है इसके लिए हम एक हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल को। अब 6 अप्रैल को क्या हुआ, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई बहुत सारी सिटीज के अंदर। वर्कर्स जो थे दे वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। जितनी भी दुकानें थी उस टाइम पे वो सारी दुकानें बंद हो गई थी। नाउ अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज, अपसर्ज यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। अपसर्ज मीन्स लाइक लोगों ने रैलीज करनी शुरू कर दी, वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप सारी बंद हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों ने अपना गुस्सा तो लोग दिखाएंगे ना, जब आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल रहे हो 2 साल तक के लिए। And scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनको इस बात का डर था कि अगर कम्युनिकेशन रहेगा, यानी कि रेलवेज है, टेलीग्राफ है, उस टाइम पे तो कम्युनिकेशन ऐसा ही होता था, उस टाइम पे ईमेल्स वगैरह का या व्हाट्सएप वगैरह का ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। तो उन्होंने, ब्रिटेन ने क्या करा, उन्होंने बहुत ही ज्यादा शार्पनेस से जितने भी कम्युनिकेशन के मोड्स थे, चाहे रेलवेज है, चाहे हमारा टेलीग्राफ है, इन सभी चीजों को बंद कर दिया था कि इंडिया का कोई भी इंसान इधर से उधर कम्युनिकेट ना कर पाए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो फिर ये लोग तो और ज्यादा अपनी अपनी करनी शुरू कर देंगे। ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इनसे डर गए थे कि इन्होंने तो रैलीज करनी शुरू कर दी है, वर्कर्स सारे स्ट्राइक पे चले गए हैं, शॉप सारी बंद हो गई हैं। इन सभी चीजों से, इतनी ज्यादा अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज यानी इतनी ज्यादा नेशनलिज्म की मूवमेंट से, और उनको ब्रिटेन ने क्या करा, सारी की सारी कम्युनिकेशन को बंद कर दिया। एंड लोकल लीडर्स वो पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। मतलब जो सपोज अमृतसर है, अमृतसर के अंदर कोई 3-4-5-6 लोग ऐसे नहीं होते जो कहीं ना कहीं लीडर होते हैं, जिनका अपने गांव में कुछ चलती है, लोग बाग उनकी बातों से इम्प्रेस होते हैं, उनकी जो बात होती है उनको मानते हैं। तो इस टाइप के जो लीडर्स थे, उन्होंने उन सभी को वहां से उठा लिया था, और महात्मा गांधी जी को स्पेशली बोल दिया गया था कि आप दिल्ली एंटर नहीं करोगे। सिमिलरली ये तो था हमारा 6 अप्रैल का सीन, जिस दिन गांधी जी ने हड़ताल करी। अब हम देखते हैं 10 अप्रैल को क्या हुआ था। पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, प्रोसेशन मींस जब एक बहुत सारे लोगों का जत्था किसी कॉमन गोल के लिए लड़ रहा होता है, और उस टाइम पे कॉमन गोल था हमारी इंडिपेंडेंस। तो 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर की, उन्होंने फायर करा एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, यानी कि कोई भी 5-6 लोग बैठ के अपने बात को डिस्कस कर रहे हैं, पीसफुली डिस्कस कर रहे हैं, और इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command। इन लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन था,
कुछ लोग बैठ करके अपनी बात को डिस्कस कर रहे थे। ब्रिटेन ने क्या करा, वहां पे सीधे के सीधे फायर कर दी। जितने भी लोग बैठे थे सब मतलब डायरेक्ट डेथ हो गई उन सभी की। अब लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इंडिया के लोग भी तो कुछ करेंगे ना उसके लिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैंक्स के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन ने सोचा कि ये लोग तो डर ही नहीं रहे हमसे, तो उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जनरल डायर के अलावा उस टाइम पर किसी और इंसान की कोई इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। कोई कोई लीडर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकती। जो भी कोई कमांड है वो कौन लेगा, जनरल डायर लेगा। और हम सब जानते हैं जनरल डायर तो हमारा ब्रिटिशर्स होते थे उस टाइम पर, तो उनकी तो जो मर्जी आएगी वो करेंगे। तो उन्होंने अपना सारा का सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये रैलीज वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन, और ये भी पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट अगर करा गया था तो इंडियंस ने उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करा, तब हमें इस आंसर को फ्रेम करना होगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. 13th April, this date is very important. एक infamous Jallianwala Bagh incident हुआ था। उस दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा crowd, they all gathered in the enclosed ground. Enclosed हम समझते हैं कि कोई ऐसा ground जिसकी exit और entry का एक ही दरवाजा हो, यानी कि पूरा का पूरा इनक्लोज्ड एरिया है और गेट हमारा केवल एक है, निकलने का भी और बाहर जाने का भी। बहुत सारे लोग गैदर हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। क्यों गैदर हुए थे? दे केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। अब ये जो ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा अपने प्रोटेस्ट मतलब इतने ज्यादा रिप्रेसिव मेजर्स निकाल रहे थे रॉलेट एक्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करने के लिए, इंडिया के लोग उस ग्राउंड में जाकर के इकट्ठे हुए थे। और अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। अब अप्रैल के टाइम पे हमें पता है बैसाखी का सीजन होता है इन पंजाब, इन जलियांवाला बाग एरिया। तो वहां पे कुछ लोग तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, वो केवल फेयर अटेंड करने के लिए आए हुए थे। फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. अब लोग बाग जो बाहर की सिटी के थे, यानी कि अमृतसर, जलियांवाला बाग इज इन अमृतसर, उस सिटी से जो बाहर के लोग थे, ऐसे कुछ विलेजेस ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ मीन्स सारा का सारा कंट्रोल जो है वो जनरल डायर के हाथ में है। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। अब ये जो डायर थे, इन्होंने जलियांवाला बाग के अंदर एंटर करा, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया एंड ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। ऑब्वियस सी बात है, एक इतने बड़े ग्राउंड के अंदर इतने सारे लोग हैं जिसके अंदर एंट्री एग्जिट का गेट केवल एक है, तो लोग बाग बाहर तो जा ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने सीधे के सीधे फायर करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पर ये एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, वो भी एट अ सिंगल टाइम। अब जब लोगों ने इस इतने बुरे इंसिडेंट के बाद में जनरल डायर से पूछा कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव था ये करने का, भाई कुछ तो रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज्यादा फायर करनी शुरू कर दी, वो भी ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी कोई गलती ही नहीं है। his objects हम समझते हैं, his objective as he declared later was to produce a moral effect. बेसिकली जो जनरल डायर था, इसने अपना सीधे सीधे ये वाली बात भी बोल दी कि भाई मेरा कोई खास मोटिव नहीं था, मैं तो बस ये चाहता था कि लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाए, लोगों को डर लगे, लोग बाग डरे कि नहीं भाई हम नेशनलिज्म की मूवमेंट नहीं करने वाले। लाइक लोग बाग डिस्कस करते हैं ना कि जैसे जलियांवाले बाग में जो इंसिडेंट हुआ, अगर हम डिस्कस करेंगे तो कहीं वो इंसिडेंट यहाँ ना हो जाए। तो जो ये डायर था, जनरल डायर, इसने अपनी गलती को नहीं रियलाइज करा कि इसने इतने सारे लोगों को मारा, ऐसा कुछ इसने नहीं बोला। इसने उल्टा ये बोला कि मैं तो सत्याग्रही इसके माइंड में टेरर पैदा करना चाहता था, डर पैदा करना चाहता था, दहशत पैदा करना चाहता था, जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं वो आगे फर्दर फ्यूचर में अपने नेशनलिज्म की मूवमेंट्स को ना चला पाए। अब एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जलियांवाला बाग, इतने सारे लोगों की डेथ, वो भी एट अ सिंगल टाइम, इतनी बुरी तरीके से इन्होंने फायर कर दी थी। जैसे जैसे ये जलियांवाला बाग अमृतसर की कहानी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैली, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। नॉर्थ इंडियन टाउन से हमें पता है पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, यूपी का एरिया, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है मैप का, सारे के सारे क्राउड स्ट्रीट्स पे आ गए, गलियों में आ गए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जितने भी इंडिया के लोग थे उन सभी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि ये इन्होंने सीधे इंडिया के इतने सारे लोगों को एक टाइम पे मार दिया था।
तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, लोगों ने स्ट्राइक्स करी, पुलिस के साथ लोगों की थोड़ी बहुत क्लैशेस हुए, थोड़े बहुत में, उस टाइम पे तो खैर बहुत ज्यादा क्लैशेस हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। ब्रिटेन का उस टाइम पे राज था, तो उन्होंने इन लोगों के ऊपर ब्रूटल, बहुत क्रूअल्टी से इन्होंने उनको रिप्रेस कराया, उनकी एक्टिविटीज को दबाना शुरू करा। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। जनरल डायर ने अपनी कोई गलती रियलाइज नहीं करी, उसने उल्टा ये बोला कि मैंने तो सत्याग्रही के दिमाग के अंदर अपना दहशत पैदा करी थी। इतना सब कुछ होने के बाद में जब लोगों ने उसके खिलाफ अपोज करा, लोगों ने अपनी हड़ताल करनी शुरू करी, क्लैशेस करे पुलिस के साथ में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करा, तब भी इन्होंने उन लोगों को ह्यूमिलिएट करा, टेरराइज करा। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। उनकी जो नाक थी उनको जमीन पे रगड़ने के लिए बोला गया था। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, क्रॉल मींस रेंगना, स्ट्रीट के ऊपर रेंगना, और उनको अपनी नाक को जमीन में रगड़ना होता था। एंड दे हैव टू डू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब। साहिब मींस जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी के जो लोग होते थे या जो जितने भी ऑफिसर्स होते थे, उन सबको इन्हें सलाम करना होता था फोर्सफुली। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, दैट इज नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। अब लोग बाग जो थे, इतना ज्यादा उनको डर पैदा कर दिया था इन्होंने कि कुछ लोग यहाँ से भाग भी गए थे। नाउ सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कुछ भी करे जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। हम इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, दिस पिक्चर इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, कि किस तरीके से दो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं और फोर्स कर रहे हैं कि इंडिया के इंसान को अपनी जो नाक है उसको वो जमीन में रगड़वा रहे हैं। एंड सेकेंड पिक्चर से भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको क्रॉल करना पड़ रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. ये जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था, यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह की मूवमेंट चलाई थी, ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी। हम मानते हैं कि कहीं रॉलेट एक्ट जो था, इसके खिलाफ सत्याग्रह की जो मूवमेंट थी वो इंडिया में फैली, बट स्टिल इट वाज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स। ऐसा नहीं था कि जो गांव है, जो हमारे इंडिया के जो पिछड़े हुए गांव हैं, वहां तक ये मूवमेंट नहीं पहुंच पाई थी। ये जो थी केवल सिटीज और टाउन्स तक ही थी। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मैं एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाऊं जो कि ऑल ओवर इंडिया को कवर करे, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। गांधी जी को पता था देश में एका ही नहीं है, अगर एका नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा था कि हिंदूज और मुस्लिम्स को तो उन्हें पहले एक करना पड़ेगा बिना किसी मूवमेंट को आगे चलाए। जब तक एका नहीं होगा कोई मूवमेंट सक्सेसफुली नहीं चल सकती। नाउ वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि खिलाफत इशू, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, खिलाफत इशू आखिर था क्या। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ एलिड पावर्स थी, एक तरफ हमारी सेंट्रल पावर्स थी। तो ये जो हमारा टर्की था, ये उस टाइम पे हार गया था वॉर में, ये डिफीट हो गए थे, ऑटोमन टर्की जिसे हम बोलते हैं। और ऑटोमन टर्की का जो स्पिरिचुअल हेड होता था, जिन्हें हम खलीफा बोलते हैं, ऐसा र्यूमर फैल गया था। र्यूमर मतलब कि सच नहीं है, बट लेकिन एक तरीके से अफवाह का फैलना, वी कैन कॉल इट एज अफवाह इन हिंदी। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor. ऐसी कुछ अफवाह सी फैलनी शुरू हो गई थी कि जो ऑटोमन एम्परर है, क्योंकि टर्की तो वॉर में हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो ये फैलना स्टार्ट हो गया था कि जो एक हार्श पीस ट्रीटी लगा दी जाएगी ऑन दी खलीफा। खलीफा कौन होता है? स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जैसे क्रिश्चियंस का कोई अपना स्पिरिचुअल हेड होता है, हिंदूज का अपना हेड होता है, इस तरीके से मुस्लिम्स का उस टाइम पे एक इस्लामिक वर्ल्ड का एक हेड होता था, एंड दैट वाज खलीफा। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, डिफेंड मतलब टू प्रोटेक्ट। अब खलीफा की तो सारी पावर चली जाएगी, सारी पावर खलीफा की भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं था। बट उस टाइम पर एक तरीके का र्यूमर चलना शुरू हो गया था। तो अब खलीफा की पावर को तो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे जितने भी माउंटेन्स है उस टाइम पे, तो गांधी जी ने इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखा टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। A खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919. एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत कमेटी कहाँ पे बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई थी। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द प्लेस इज रियली इंपॉर्टेंट। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. अब
ये जो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस करना शुरू करा कि कुछ हो सकता है जिससे कि जो हमारे खलीफा हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल हेड है, उनकी पावर उनके हाथ से ना जाए, उनकी पावर उन्हीं के पास रहे। गांधी जी ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि अगर उन्होंने इनकी हेल्प करी तो कहीं ना कहीं हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर एका हो जाएगा। Now, at the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Now, one mark के लिए this is also very important कि Calcutta session कांग्रेस का September 1920 में हुआ था। फर्स्ट कांग्रेस का सेशन कब हुआ था? कैलकाटा में हुआ था और सितंबर 1920 में हुआ था। इस सेशन में ये माना गया था कि अब जितने भी लोग बाग हैं उन सभी को एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करनी होगी। वी कैन कॉल इट एज असहयोग आंदोलन इन हिंदी, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। यानी कि खिलाफत के लिए भी उन्होंने बोला कि भाई माउंटेन्स तो ये चाहते थे ना कि उनके जो खलीफा हैं उनकी पावर उनके हाथ से ना जाए, तो खिलाफत के लिए भी गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और स्वराज, स्वराज मतलब सेल्फ राज, इंडिया के लोगों का अपने देश में राज चलना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ राज, स्वराज हिंदी का वर्ड है, हम इसको ये भी समझ सकते हैं सेल्फ राज, स्वयं का राज। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। और ये जो मूवमेंट थी ये गांधी जी ने स्टार्ट करी थी 1920 से लेकर के 22 तक। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी ने 1909 में लिखी थी, यानी कि जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे भी नहीं थे, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड that British rule was established in India with the cooperation of Indians and it survived only because of this cooperation. जो उनकी बुक थी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर करा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में क्यों एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट करा। कहीं ना कहीं इंडियंस का ही हाथ था जिसकी वजह से एक फॉरेन कंट्री यानी कि एक ब्रिटेन आर्मी, ब्रिटिशर्स ने अपना राज इंडिया के ऊपर आकर के करा। इंडिया के ही कुछ ऐसे लोग थे जो बनते थे कि हम इंडियंस हैं, बट कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन को सपोर्ट करते थे और इंडियंस ने कोऑपरेट करा। इसी वजह से ब्रिटेन का राज इंडिया में इतने सालों तक चलता रहा। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस मना कर देंगे कि नहीं भाई हम तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम। स्वराज अभी मैंने बताया, दैट इज सेल्फ राज, स्वयं का राज। Now, how would non-cooperation become a movement? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन जो थी वो एक तरीके से मूवमेंट बनी। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने बोला कि ये जो मूवमेंट है इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे चलाना पड़ेगा। नंबर 1, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। हमें जितने भी टाइटल्स गवर्नमेंट अवॉर्ड करती है उन सभी को सरेंडर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, बॉयकॉट यानी नहीं करना, वी विल नॉट डू एनीथिंग। हम किसी भी तरीके की सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, हम किसी भी ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में नहीं जाएंगे। जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने दिए हैं हम उन्हें नहीं लेंगे। हम इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अपने इंडियंस को हटा देंगे, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इनके वहां पे नहीं जाएगा। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड फॉरेन गुड्स, दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी गुड्स हैं, सब कुछ है, उन सबको हम लोग असहयोग करेंगे, हम उनकी चीजों को यूज नहीं करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर तब भी गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज करा, then a full civil disobedience campaign would be launched. बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसमें ये था कि हमें हर तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। उनकी किसी भी तरीके की फैसिलिटी, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे उनका फॉरेन सामान है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कोर्ट्स है, पुलिस है, आर्मी है, इनके अंदर कोई भी इंडिया का मेंबर इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये सब चीजें करने के बाद में गवर्नमेंट ने रिप्रेशन करा, रिप्रेशन यानी इनको सप्रेस करने की कोशिश करी, इनको दबाने की कोशिश करी, तब इंडियंस एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. 1920s की समर आते आते महात्मा गांधी जी और शौकत अली भी हमने देखा खिलाफत मूवमेंट के दो यंग लीडर्स थे, दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो शौकत अली जो थे ये महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने इंडिया के अंदर ट्रैवल करा थ्रू आउट द कंट्री।
कि किस तरीके से लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं, लोगों को आग्रह करना कि नहीं तुम फॉरेन गुड्स को मत खरीदो, तुम इनके स्कूल्स में अपने बच्चों को मत भेजो, कॉलेजेस में मत भेजो, जितनी भी हमारी सिविल सर्विसेज हैं उनके टाइटल्स को रिजेक्ट कर दो। इन सभी चीजों की वजह से महात्मा गांधी जी और शौकत अली ने पूरे कंट्री में ट्रैवल करा। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. अब कांग्रेस हमारी सबसे पुरानी पार्टी चली आ रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पर they were concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections. देखो नवंबर 1920 के अंदर हमारे इलेक्शंस होने थे। इलेक्शन से जो पहले का टाइम था उस टाइम पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने लॉन्च कर दी थी। अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि हम इसके अंदर पार्ट लें, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लें। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस में जाएं। काउंसिल इलेक्शंस तो भाई ब्रिटिश ही चला रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि हम नॉन कॉपरेशन नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन यार हम ब्रिटिशर्स के अंडर ना कुछ और तरीके से करेंगे, बट वी विल नॉट डू नॉन कॉपरेशन। हम उनको पोलाइटली समझाएंगे या फिर हम कोई और धरना ले लेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, यानी कि जो इंडिया के ही कुछ मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो ये चाहते थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। इलेक्शंस का आज के टाइम पे भी इतना ज़्यादा एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, उस टाइम पे भी एक अलग एक्साइटमेंट था। लोगों के अंदर ये था कि अगर हमने गांधी जी का साथ दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ दिया, तो भाई ब्रिटिशर्स तो हमें लेंगे ही नहीं अपनी उसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर। तो अगर हम जीत सकते हैं, मतलब उनको अगर वो जीत सकते हैं तब भी वो नहीं जीतेंगे क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। अब लोगों को ये डर था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम था, एक बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर एक टसल चल रही थी। टसल मीन्स एक फाइट चल रही थी। क्यों चल रही थी ये फाइट? इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने यही दिया हुआ है कि कांग्रेस के अंदर एक टसल चल रही थी, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, फाइट चल रही थी। कुछ लोग थे इस मूवमेंट के सपोर्टर्स और कुछ लोग थे ओपोनेंट्स। कुछ लोग चाहते थे कि ठीक है भाई हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि नहीं भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में देखी जाएगी, अभी पहले फोकस करते हैं अपनी इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शन में अगर जीत गए तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents. कुछ लोग मीटिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इनको अपोज कर रहे थे, तो इनके बीच में कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बन पा रहा था। Now finally at the Congress session at Nagpur in December 1920, कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ इन दिसंबर 1920 के अंदर ये डिसाइड किया गया था, a compromise was worked out and the non cooperation program was adopted. तो दिस 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को हमने अडॉप्ट कर लिया था। नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, इसके क्या कैसे कैसे स्टेजेस थे, किसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन में को देखा, इस सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।